मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां थीं, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था थी, इनके बारे में देखते हैं कि ब्रिटिश भारत काल में जैसे कंपनी जो आपकी है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। जैसे आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, भूभाग नहीं व्यापार। बाद में उसका उद्देश्य बदलता है और कब से बदलता है हम इसे जानते हैं कि 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के राजनीतिक जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। और जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध वैसे ब्रिटिश एक प्लासी का युद्ध वास्तव में एक युद्ध न होकर एक समझौता ही इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र का एक परिणाम था। और षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुए, क्योंकि क्लाइव एक कूटनीतिक व्यक्ति था जो गवर्नर आपका बना, क्लाइव। और क्लाइव के कारण, कूटनीति के कारण प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। और उसी के बाद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। और जब कंपनी कुछ भूभागों पर अधिकार करती है, तब समस्या होती है कि राजस्व कैसे वसूला जाए, क्या सिस्टम अपनाया जाए। इसी को हम आगे यहाँ पर आज देखते हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं हम कि ब्रिटिश भारत में भू राजस्व कैसे आपका एकत्रित किया जाए। जैसे भी हमने आपको बताया कि ब्रिटिश भारत में राजस्व वसूली का जो आपका राजस्व वसूली जो हम आप करते हैं, या हम ये कहें कि ब्रिटिश भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहाँ से हम करेंगे कि भू राजस्व की आवश्यकता कब से पड़ी? जब इनके पास भूभाग होंगे तभी भू राजस्व आपके क्या होंगे? वसूले जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भूभाग की चर्चा करते हैं कि 1757 ईस्वी से 57 ईस्वी से राजनीतिक जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। राजनीतिक जीवन की, कंपनी की क्या होती है? राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है और शुरुआत होने का कारण क्या बनता है कि आपके एक तरफ थे आपके सिराजुद्दौला, और एक तरफ आपके इनके सेनापति मीर जाफर की नवाब बनने की महत्वाकांक्षा ने कंपनी को या अंग्रेजों को, ब्रिटिश को भारत में मौका दिया। और चूंकि उस समय एक प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछता है कि जिस समय कंपनी भारत में थी, उस समय भारत का सबसे संपन्न राज्य आपका कौन सा था? तो संपन्न राज्य बंगाल था। और जब इस प्रकार से जब बंगाल हमारे कब्जे में हो जाएंगे, तो अन्य क्षेत्र पर हम धीरे धीरे क्या कर लें? अधिकार कर लेंगे। और यहीं से आपकी राजनीतिक जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। और 1757 ईस्वी प्लासी युद्ध के बाद हम कह सकते हैं, प्लासी युद्ध के बाद की स्थितियां क्या होती हैं? प्लासी युद्ध के बाद कंपनी को प्लासी युद्ध के बाद कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को 24 परगना की क्या मिलती है? जमींदारी प्राप्त हो जाती है। 24 परगना की क्या मिलती है? जमींदारी प्राप्त होती है। जमींदारी प्राप्त होती है। और प्राप्त होती है किससे? प्राप्त होती है मीर जाफर से। प्राप्त होती है किससे भाई? प्राप्त होती है आपकी मीर जाफर से। मीर जाफर आपके नवाब बनते हैं मीर जाफर से। ये आपको यहाँ पर बताया गया। और इसी के बाद ये स्थिति है 1757 के युद्ध के बाद की स्थिति, प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति है। और उसके बाद की स्थितियां क्या बनती? आता है एक समय 1760 ईस्वी का। 1760, देखिए, जब तक हम पृष्ठभूमि को नहीं समझते हैं, क्योंकि आधुनिक में हम देखते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं आपकी कुछ न कुछ होती हैं। और यहीं पर हम अगला देखते हैं 1760 ईस्वी। और 1760 ईस्वी में आपके हो गए मीर कासिम। और हो गए आपके मीर कासिम। और मीर कासिम से इन्हें क्या मिलता है? वर्धमान, वर्धमान, मिदनापुर, मिदनापुर और चटगांव।
चटगांव की दीवानी प्राप्त हो जाती है। कि दीवानी किनको प्राप्त हो गई? दीवानी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। दीवानी प्राप्त हो गई किसको भाई? प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। अब आगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनको क्षेत्र मिलते जा रहे हैं, लालसा व्यक्ति की क्या होती है? बढ़ती जाती है। जबकि कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य आपका क्या था? आपको अभी बताया गया कि प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार था, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। आइए मित्रों, हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला एक युद्ध आपका होता है जिसे हम कहते हैं 1764 ईस्वी। और 1764 ईस्वी में एक युद्ध आपका होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध आपका हो गया? बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में 3 शक्तियां आपकी पराजित होती हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। बंगाल में कौन हो गए? मीर कासिम। क्योंकि इस समय तक देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आपका ये बन जाता है, चर्चा में आया तो हम आपको बता दे रहे हैं, पढ़ना हमको राजस्व था। तो ये आपका है 64 में जब ये बक्सर का युद्ध होता है, तो उस समय नवाब जो आपके हैं कौन बने होते हैं? तो नवाब आपके उस समय बंगाल में होते हैं मीर जाफर। लेकिन ये आपका है मीर कासिम ने 2 लोग यानी मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह, अवध के नवाब, 3 लोग ने मिलकर युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध। और इसमें क्या होते हैं? पराजित होते हैं। और इस पराजय के बाद एक संधि होती है। पराजय के बाद क्या होती है? पराजय के बाद एक संधि होती है। और वो संधि आपकी क्या है? पराजय के बाद संधि होती है। और इस संधि को हम कहते हैं, संधि को हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। यानी एक संधि आपकी 1765 ईस्वी में होती है। और ये संधि आपकी किस नाम से जानी जाती है? इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, इलाहाबाद की संधि। और इसी समय आपके संधि हो गई। और इस समय आपके गवर्नर कौन बने? गवर्नर आपके थे कौन? क्लाइव। गवर्नर कौन थे? क्लाइव। अब जब इन क्षेत्र यानी इस संधि के बाद इन्हें मिला क्या? बंगाल मिल गया। क्या मिल गया भाई? बंगाल मिल गया, बिहार इनको मिल गया, और उड़ीसा इनको प्राप्त हो गया। इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्राप्त हो गया। तो मित्रों, यहाँ तक आप समझे होंगे कि 65 की संधि जब आपकी होती है तो इससे अंग्रेजों को क्या प्राप्त हो जाता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। उड़ीसा की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या प्राप्त हुई? दीवानी प्राप्त हुई। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब इतने क्षेत्र आपके इनको प्राप्त हुए, तो अब राजस्व की वसूली कैसे किया जाए, कैसे भू निर्धारण लगान कैसे वसूला जाए, ये समस्या थी। क्यों ऐसी समस्या थी? क्योंकि ये विदेशी थे, बाहर से आए थे, भारत की परिस्थितियों का इन्हें पूर्ण रूप से अभी ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थितियों में ये शासन कैसे चलाते? तो इसके लिए क्लाइव को एक सुझाव मिलता है, और वो सुझाव आपको मिलता है दोहरा शासन का। आइए देखते हैं, क्लाइव को एक सुझाव मिलता है किसका? दोहरा शासन। दोहरा शासन आपको चलाया जाए। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। दोहरा शासन आपका क्या है? दोहरा शासन। और दोहरा शासन या इसी को हम कहते हैं द्वैध शासन। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वैध शासन। और द्वैध शासन के द्वारा यानी शासन किस प्रकार से चलाया जाए? दोहरा शासन आपका चलाया जाए। और दोहरे शासन का जो सुझाव आपको मिला, ये लियोनिल कार्टियर ने दिया। इन्हें लियोनिल कार्टियर, और इन्होंने ये बताया कि हम मान लीजिए भारतीय परिस्थितियों का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, ऐसी स्थितियों में हमें 2 रूप से शासन यानी करना चाहिए, 2 विधियां अपनाना चाहिए। तो कौन कौन सी एक विधि अपनाए? जैसे एक कहा गया कि नियंत्रण अपने पास आप रखिए। नियंत्रण क्या करिए? अपने पास रखिए। नियंत्रण किसके पास हो? नियंत्रण आपका, नियंत्रण कंपनी के पास हो। नियंत्रण क्या हो? कंपनी के पास हो।
और दूसरा क्या है, एक होता है अधिकार, इसी को हम कह सकते हैं अधिकार। अधिकार किसके पास हो, अधिकार हो कंपनी के पास। और उत्तरदायित्व किसको दे दिया जाए, उत्तरदायित्व दे दिया जाए नवाबों को। उत्तरदायित्व किसको दिया जाए, नवाब को। यानी दोहरा शासन किस प्रकार का शासन है, तो हम ये कह सकते हैं उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार आपका क्या हो गया कि उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। उत्तरदायित्व विहीन यानी कोई उत्तरदायित्व नहीं है लेकिन अधिकार पूरा है। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार ही आपका क्या कहलाता है, दोहरा शासन कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको बताया किसने, सुझाव किसने दिया, तो सुझाव पर हमने बताया कि लियोनिल कार्टियर ने दिया था। आइए मित्रों, इसी प्रकार से हम देखते हैं तो ये व्यवस्था कब से कब तक चलती रही। ये व्यवस्था 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक, ये क्या है, ईस्वी तक ये व्यवस्था लागू रही। ये व्यवस्था आपकी क्या थी, ये व्यवस्था लागू रही। दोहरा शासन लागू तब कब तक था, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक यह व्यवस्था आपकी क्या थी, लागू रही। और इसमें आपको क्या किया गया, कौन सा अधिकार, यानी जो जैसे राजस्व का निर्धारण, जैसे अभी हमने कहा कि अधिकार, तो राजस्व जो आपका निर्धारण होगा, कर का, लगान का जो निर्धारण होगा, लगान निर्धारण कौन करेंगे, निर्धारण करना, पुलिस पूरी व्यवस्था आपकी करना, पुलिस आपकी, सीमा शुल्क जो आपका लेना, सीमा शुल्क जो आपको लेना है, ये सभी अधिकार किसके पास था, जितने भी विदेशी आपके संपर्क वाले जो भी अधिकार हैं, विदेशी अधिकार भी किसके पास, यानी जिसे हम, ये आपका अधिकार है, ये किसके पास होगा, अंग्रेज के पास होगा, अंग्रेजों के पास होगा। अब आगे हम देखते हैं, जैसे आपका फौजदारी मामला है, फौजदारी आपका मामला है, लगान वसूल करना है, लगान वसूलना है, लगान वसूलना है। आंतरिक जितने भी जो आपके मामले हैं, आंतरिक मामले, और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किसका होगा, यानी ये किसके अधीन होगा, ये नवाब के अधीन होगा, नवाब के अधीन होगा। तो यही आपका क्या है, दोहरा शासन। यानी बदनाम भी अगर हो तो नवाब हो, और पूरा लाभ कौन प्राप्त करे, अंग्रेज या कंपनी प्राप्त करे। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था ही आपका क्या कहलाता है, दोहरा शासन। यहाँ से कई बार आपका प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब स्थितियां आपकी क्या बनती हैं इसी के तहत, जैसे आपका बंगाल आपका हुआ, एक आपका कौन हो गया, बंगाल। बंगाल में दीवान किसको बनाया गया, मोहम्मद रजा खां को, रजा खां। और इसी प्रकार से बिहार आपका हो गया, बिहार में राजा सिताब राय को आपको बनाया गया, सिताब राय। और इसी प्रकार से उड़ीसा आपका प्रांत था, उड़ीसा में राय दुर्लभ को, राय दुर्लभ को क्या किया गया, राय दुर्लभ को दीवान बनाया गया। क्या बनाया गया भाई, तीनों लोगों को दीवान बनाया गया। तो ये था आपका स्थितियां कि तीनों को बनाया गया। और ये अंतरिम मामले देखेंगे, फौजदारी और कर वसूल कर कोष में क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये सारी व्यवस्था यानी विदेश विभाग, पुलिस और राजस्व निर्धारण, ये सब आपका कंपनी के अधीन हो गया। और बाकी जो आपके कार्य आपको बताया गया, ये किसके अधीन हो गए, ये भारतीय नवाब के अधीन हो गए। तो आइए, दोहरा शासन हम जान लिए। इसके बाद की स्थितियां जब आपकी आती हैं, तो आते हैं आपके एक गवर्नर जनरल आपके बनते हैं, कौन, गवर्नर जनरल आपके बनते हैं वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स आपके क्या बनते हैं, हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं। तो गवर्नर जनरल आपके भारत में प्रथम गवर्नर जनरल करके प्रश्न आपका पूछता है। और इन्होंने 1772 ईस्वी में पहली बार इन्होंने क्या किया, 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने किया द्वैध शासन को समाप्त किया।
द्वैध शासन को इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त किया, द्वैध शासन को समाप्त किया। और फिर राजस्व की जो व्यवस्था है ब्रिटिश भारत में राजस्व की व्यवस्था को हम निम्न चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश भारत में राजस्व या लगान व्यवस्था जो आपकी है, लगान व्यवस्था जो आपकी है, इसको हम निम्न चरण में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो ये कौन कौन सा आपका चरण है, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर हम इनको देखते हैं। जैसे एक व्यवस्था में आपको बताया गया, एक है जिसे हम कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, इजारेदारी व्यवस्था। अगला एक व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था आपकी किया गया, स्थायी व्यवस्था। एक आपकी व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आपकी हो गई। अगला अगर हम आगे देखते हैं तो इसी प्रकार से एक आपकी है महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। और एक कुछ ही क्षेत्र में एक और व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं तालुकेदारी व्यवस्था, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, तालुकेदारी व्यवस्था, तालुकादारी व्यवस्था। तो ये व्यवस्था के तहत ब्रिटिश शासनकाल में लगान की वसूली की गई। और इन व्यवस्थाओं में हम विस्तृत चर्चा एक एक की करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपका स्पेस हम यहीं पर देख लेते हैं, एक व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। और ये व्यवस्था आपकी शुरू होती है वारेन हेस्टिंग के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में ये व्यवस्था आपकी शुरू होती है। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये व्यवस्था आपकी शुरू होती है। और इसे जो है प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए, प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए यह व्यवस्था लागू की गई, यह व्यवस्था लागू की गई। किंतु आगे दिक्कत ये थी 5 वर्ष के लिए, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण इसे 1 वर्ष के लिए, इसे क्या कर दिया गया, 1 वर्ष के लिए व्यवस्था लागू की गई। तो ये व्यवस्था में क्या हुआ, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के कारण ये आपका 1777 ईस्वी में ये आपका क्या हो गया, 1 वर्ष की व्यवस्था हो गई, 1 वर्ष की क्या हो गई, व्यवस्था हो गई। अभी तो इसके हम मूल बातों को हमने जाना कि 1 वर्ष की व्यवस्था कब बनी, पहले कितने वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी। अब इस व्यवस्था में होता क्या था, लगान वसूल करने का अधिकार किसको दिया जाता था। अगर इस पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हम कहेंगे कि लगान वसूल करने का अधिकार, लगान वसूल करने का अधिकार किसको मिलता था, करने का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। अधिकार जो ऊंची बोली आपकी क्या करते थे, लगाते थे, ऊंची बोली आपकी क्या करते थे, लगाते थे। जिसे हम कहते हैं कोई चीज आपकी नीलाम होती है तो नीलाम वस्तु उसी को दी जाएगी, नीलाम वस्तु उसी को दी जाती है जो ऊंची बोली लगाता है। तो यहाँ पर भी इस व्यवस्था में जो ऊंची बोली लगाता था वही लगान, उसी को लगान वसूल करने का क्या मिलता था, अधिकार। अब आप सोचिए कि जो ऊंची बोली लगाकर लगान वसूल करेगा, इसका मतलब वो अधिक से अधिक शोषण करेगा, राजस्व इकट्ठा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी भूमि की स्थिति आपका सुधार करने का कोई कार्य नहीं होगा। किसान आप क्या करेंगे, किसान खेती करेंगे, लेकिन वो भी आपका क्या, अधिक ऊंची बोली जो लगाए हैं वो अधिक, और इससे किसानों का क्या हुआ, शोषण हुआ। तो यानी एक प्रकार से नीलामी होती थी भूमि की, और नीलामी जो होती थी, इस नीलामी में जो ऊंची बोली लगाता था उसी को राजस्व वसूल करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। चलिए यहाँ तक हमने जान लिया भाई कि अधिक ऊंची बोली लगाने वाले लोगों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया।
तो ऐसे मित्रों आपको समझ में आया होगा कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है, और जब तक इनके पास आपका क्षेत्र नहीं होगा तब तक लगान वसूल करने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो इस प्रकार से पहले इन्होंने क्षेत्र को प्राप्त किया और कंपनी के राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत किया, और फिर उसके बाद लगान वसूलने में पहले इन्होंने द्वैत शासन, दोहरा शासन लगाया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्यवस्था लागू किया जिसे कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो आइए हम अगली व्यवस्था देखते हैं। अगली व्यवस्था इनकी क्या है? अगली व्यवस्था इनकी जो है वो है आपकी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की बात आती है। इसी को हम कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। इसी को क्या कहा जाता है? इस्तमरारी बंदोबस्त। तो आइए इसको देख लेते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त या व्यवस्था कह लें या बंदोबस्त कह लें, तो ये आपका हो गया इस्तमरारी, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं? जमींदारी व्यवस्था। इसी को हम और क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। ये आपका हो गया जमींदारी व्यवस्था। तो आइए मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था को। ये व्यवस्था आपकी क्या है? इसमें क्या किया गया? अब ये समय आपका कब शुरू होता है? बात इसकी होती है। बात इसकी ये है कि जब अब तक आपके अब गवर्नर कौन हो गए? गवर्नर जनरल कौन हो गए? कॉर्नवालिस। कौन हो गए भाई? कॉर्नवालिस हो गए। कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में आपके गवर्नर जनरल बनते हैं। और इनके समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इनके समय सबसे बड़ी समस्या लगान वसूल करने की थी। अभी तक आपने देखा कि दोहरा शासन में भी आपका खूब लूट हुआ। जैसे आपका पार्सिवल स्पीयर का आप एक कथन आपका आता है कि दोहरे शासन वाले काल को पार्सिवल स्पीयर ने क्या कहा? बेशर्म भरी लूट का काल कहा। कि पनिक्कर ने दोहरे शासन को डाकू राज्य की संज्ञा दे दी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ये व्यवस्था, फिर उसके बाद आपका कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने आपकी व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था लागू की, लेकिन इसमें भी किसानों का अधिक क्या होता रहा? शोषण होता रहा। अब आगे की जो व्यवस्था है, ये कॉर्नवालिस के समय सबसे बड़ी चुनौती थी राजस्व वसूली का, लगान वसूल करने का। और इस समय इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक समिति आपकी बना ली, एक समिति गठित की। पहले इन्होंने क्या किया? एक समिति गठित की, समिति गठित की। और इस समिति की रिपोर्ट से दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया तो इस पर क्या? दो विचारधाराएं सामने आई। दो विचारधारा सामने आई। यहाँ पर हम देख लेते हैं अब कितनी विचारधारा? दो विचारधाराएं अवधारणाएं सामने आई। तो दो विचारधाराएं क्या होती हैं? सामने आती हैं। तो दो विचारधाराओं में कौन कौन से ऐसे लोग हैं? एक आपके होंगे जेम्स ग्रांट। एक आपके कौन होंगे? जेम्स ग्रांट। और एक आपके हैं जॉन सोर। जॉन सोर, सर जॉन सोर आपके हैं, और एक जेम्स ग्रांट हैं। ये अलग अलग विचार ये अपना देते हैं। अब यहाँ पर कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हैं। इन दोनों के अलग अलग विचार थे। अलग अलग विचार क्या थे कि जैसे यहाँ पर ये किया गया, अभी तक ये देखा गया कि अधिक बोली लगाने वालों को दिया गया लगान वसूल करने का अधिकार। अब यहाँ पर क्या समस्या थी कि लगान वसूल करने का अधिकार किसे दिया जाए? लगान वसूल करने का अधिकार, लगान वसूल करने का अधिकार किसके पास हो? किसके पास हो? और दूसरी एक समस्या क्या थी? किसके पास हो? और अगली एक समस्या और क्या थी आपकी कि भूमि का मालिक कौन बने? भूमि का क्या हो? मालिक कौन बने? भूमि का मालिक कौन हो? मालिक किसे बनाया जाए? मालिक किसे बनाया जाए? एक समस्या आपकी ये हो गई कि भूमि का मालिक किसे बनाया जाए। अगली समस्या ये था भाई कि भूमि का मालिक किसे बनाया जाए। अब अगली एक समस्या ये थी कि ये कुछ वर्ष के लिए हो, जैसे अभी पहले देखे 5 वर्ष, 1 वर्ष, 10 वर्ष, ये कुछ वर्ष के लिए हो, कुछ वर्ष के लिए हो या क्या हो? कुछ वर्ष के लिए हो या स्थायी हो, ये भी एक समस्या थी। अब इसी सब बातों को लेकर क्या था
इन सबका विवाद था कि कुछ वर्ष के लिए हो या अस्थाई हो, ये व्यवस्था किया जाए कि अस्थाई किया जाए कि कुछ वर्ष के लिए लागू किया गया। लगान का आधार क्या हो, लगान का आधार क्या हो, आधार 1965 को बनाया जाए, 1965 को बना, अरे 1765 को बनाया जाए, ध्यान रखिएगा भाई, 1765 को बनाया जाए कि या बनाया जाए पिछले वर्ष के आधार पर, पिछले वर्ष के आधार पर लगान निर्धारण किया जाए। ये समस्याएं थी और यही समस्या को लेकर इन दोनों लोगों में क्या था, विवाद था। अब यानी दो विचारधाराएं थी। अब किसका पक्ष कॉर्नवालिस लेते हैं, तो यहाँ पर पहले हम दोनों लोगों के मत को जान लेते हैं। ये कहते हैं समझौता किससे हो, समझौता जैसे आपके ये जो सभी पॉइंट हैं, किसान से हो, समझौता किससे हो, किसान से हो। दूसरा यहाँ पर ये था कि मालिक किसे बनाया जाए, किसान को बनाया जाए, लेकिन ये क्या कहते हैं यहाँ पर मालिक कौन बने, जमींदार बने, मालिकाना किसको दिया जाए, जमींदार को दिया जाए। लगान का आधार जो आपका है, आधार की बात है, तो आधार ये कहते हैं कि 1765 ईस्वी को बनाया जाए और ये कहते हैं कि पिछले वर्ष के आधार पर, यानी पिछले वर्ष जो हमने लगान वसूल किया, पिछले वर्ष के आधार पर हम क्या करें, लगान वसूल करें। बात को समझिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो पिछले वर्ष के आधार पर लगान क्या किया जाए, वसूल किया जाए। लेकिन दोनों एक बात से सहमत थे, यानी अगर इनकी दोनों लोगों की बात कर लिया जाए तो दोनों किस बात पर सहमत थे, एक मत था, किस बात पर और किस बात पर एक मत था, तो एक मत इनका किस पर था ये हम देख लेते हैं। ये था कि कुछ वर्ष के लिए ही अधिकार दिया जाए, कितने वर्ष के लिए, कुछ वर्ष के लिए ही दिया जाए, जैसे 10 साल के लिए। तो इसलिए प्रारंभ में 10 साल और वही 10 साल की व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में आपकी क्या होती है, बदल जाती है। 10 साल पद्धति आपकी 10 वर्ष के लिए, और उसी के बाद फिर ये क्या होता है, अस्थायी बंदोबस्त में बदल जाता है। अब यहाँ पर अब हम कॉर्नवालिस के मत को जान लेते हैं। कॉर्नवालिस किसके समर्थक थे भाई, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था का समर्थन किया कि किससे हम समझौता करें, जमींदार से करें। और 1790 91 को इन्होंने क्या बनाया, आधार बनाया। 90 91 को क्या बनाया, आधार बनाया, आधार बनाया। और इन दोनों लोगों की बातों से सहमत न होकर इन्होंने स्थायी व्यवस्था को लागू किया। स्थायी व्यवस्था को क्या किया, लागू किया, व्यवस्था को लागू किया। तो अब आपको अंतर समझ में आया होगा कि कौन कौन अंतर, कहाँ कहाँ पर इन्होंने जान शोर कर समर्थन किया। जमींदार से पिछले वर्ष के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाए, इन सभी बातों से ये जान शोर से के समर्थन में थे। लेकिन ये कुछ वर्ष के लिए व्यवस्था लागू करने के पक्षधर नहीं थे कॉर्नवालिस, और इन्होंने क्या किया, स्थायी व्यवस्था को लागू किया। तो आइए अब हम देखते हैं, ये था अस्थायी व्यवस्था का आधार जो आपका बना। अब अस्थायी व्यवस्था में कुछ अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। तो अगला आपका क्या है, जैसे इन्होंने स्थायी व्यवस्था लागू किया, तो कब किया, स्थायी व्यवस्था इन्होंने जो लागू किया ये आपका है मार्च 1793 ईस्वी, 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को क्या किया, व्यवस्था ईस्वी में व्यवस्था को लागू किया, व्यवस्था को लागू किया। तो आइए ये लागू कर दिए 1793 ईस्वी में। अब ये व्यवस्था, यानी हम ये कह सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त की ये विशेषताएं भी हम कह सकते हैं। ये इसकी क्या है, विशेषता है। ये इसकी क्या है भाई, विशेषता है आपकी, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनको हम देख लेते हैं। ये विशेषता एक क्या है, ये स्थायी बंदोबस्त आपका कब लागू किया गया, 1793 ईस्वी में ये क्या किया गया, लागू किया गया। किसके द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा ये लागू हुआ, कॉर्नवालिस द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा। अब अगला है लगान वसूली। लगान की वसूली
का आधार इन्होंने क्या बनाया? वसूली का आधार किसको बनाया? आधार इन्होंने बनाया 1790 और 91 ईस्वी। 91 ईस्वी के आधार पर इन्होंने क्या किया? लगान वसूला। लगान वसूली यानी अधिकार किसको दिया? भूमि का अधिकार, भूमि पर अधिकार जमींदारों को दिया। भूमि पर अधिकार किसको दिया? अधिकार जमींदारों को दिया, जमींदारों को दिया। यानी भूमि के मालिक कौन बने? जमींदार बने, को दिया। आगे हम यहाँ पर चलते हैं, अगली व्यवस्था। ये जमींदार 10/11 भाग कोष में जमा करेंगे। 10/11 भाग किस में जमा करेंगे? कोष में जमा करेंगे। कोष का मतलब सरकारी कोष में क्या करेंगे? जमा करेंगे। और जमा करेंगे और उसके बाद 1/11 भाग मालिकाना हक के रूप में अपने पास रखेंगे। मालिकाना हक के रूप में ये क्या करेंगे? हक के रूप में अपने पास रखेंगे। हक के रूप में अपने पास रखेंगे। ये हो गया, ये अपने पास ये रखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था में ये चीजें लागू की गई। अगला हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। कितने प्रतिशत? 19% भूभाग पर लागू थी ये व्यवस्था। कौन कौन से प्रांतों में व्यवस्था लागू थी? जैसे आपका है बंगाल है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस और गाजीपुर, बनारस और गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था आपकी क्या थी? लागू थी। तो ये व्यवस्था कितने क्षेत्रों में लागू थी? यानी कुल 19% भूभाग पर ये लागू थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था क्या की गई थी? लागू की गई थी। यहाँ पर ये अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। ये सभी बातें यहाँ पर आपको बताया गया कि कब ये शुरू की गई। 93 में किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा। लगान की वसूली का आधार पिछला वर्ष यानी 90-91 वर्ष को आधार बनाया गया। भूमि पर अधिकार जमींदारों को दिया गया। यहीं पर समस्या कब होती है? जब सूर्यास्त कानून लागू होता है। कौन सा कानून लागू होता है? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून 1794 ईस्वी, 1794 ईस्वी सूर्यास्त कानून लागू किया गया। और ये कहा गया कि सूर्यास्त के पहले जो निर्धारित लगान है उसे राजकोष में क्या होगा? जमा करना होगा। नहीं तो जमींदारों का मालिकाना हक भूमि से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये किसी अन्य को, जमींदार को क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था में ये सूर्यास्त कानून व्यवस्था किस राजस्व व्यवस्था में? यानी ये आपका हो गया स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी या जमींदारी व्यवस्था जो आपकी है, इसी में ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा स्थायी बंदोबस्त की महत्वपूर्ण बातों को। अब एक प्रश्न ये उठता है कि इसका समर्थन किसने किया? इसका जो समर्थन किया, जो अगर गुण की बात किया जाए तो इससे क्या हुआ? इससे लाभ हुआ ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को गुण दोष की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार को इससे लाभ हुआ। एक ऐसा बिचौलिया वर्ग ब्रिटिश सरकार को मिलता है जो 1857 का जब विद्रोह होता है तो यही जमींदार एक चिंगारी के रूप में, इनके लिए चिंगारी के अवरोध के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी एक इनको समर्थक मिल गया। कंपनी झंझट से मुक्त हो गई, किसी प्रकार के लगान के झंझट से क्या हो गई? मुक्त हो गई। और यहाँ पर इस व्यवस्था का समर्थन आरसी दत्त ने किया है। आरसी
दत्त। ये प्रश्न आपका वनडे में आपके पूछे जाते हैं कि अस्थाई व्यवस्था का समर्थन किस भारतीय द्वारा किया गया, तो आरसी दत्त द्वारा किया गया। कि लेकिन दोष में यहाँ पर एक आपके होम्स हैं, और होम्स इसका क्या करते हैं, कहते हैं कि किसान को इस व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ, किसान को इस व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें क्या हुई, व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ बल्कि उनको क्या होती है, हानि होती है। तो इस प्रकार से ये तथ्य आपके सामने आ गए। कौन कौन से, ये आरसी दत्त ने तो इसका समर्थन किया कि ये किसानों के हित के लिए बढ़िया व्यवस्था है, ये लागू की गई जमींदारी व्यवस्था को इन्होंने उत्तम बताया। लेकिन होम्स ने इस व्यवस्था में दोष बताया और कहा कि किसानों की इस व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ, और लाभ किसको हुआ, जमींदार और सरकार को। जमींदार और किसको हुआ, सरकार को इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये था आपका स्थायी बंदोबस्त। गुण और दोष को हम देखते हैं, और अगर हम गुण में देखते हैं तो लगातार आय बढ़ती गई, और धीरे धीरे आय बढ़ने से आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मजबूती मिली, यानी भारत के अन्य राज्यों को जीतने में इनको क्या मिली, मदद मिली। तो आइए हम चलते हैं अगला, अगली जो भू राजस्व की व्यवस्था है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और अगली जो व्यवस्था है वो आपकी, जिसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी की चर्चा कर लेते हैं। क्रमशः हम चल रहे हैं। अगली आपकी कौन सी हो गई, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात किया जाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है रैयत। रैयत आपका क्या हो गया, रैयत का मतलब होता है किसान। यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयत का मतलब क्या होता है, अगर रैयत की हम बात करें तो यहाँ पर मतलब होता है किसान से। इससे स्पष्ट हो गया आपका, अगर रैयत का हम मतलब जान लिए किसान से है, तो इसका मतलब है इस व्यवस्था में समझौता किससे किया गया, समझौता सरकार द्वारा किससे किया गया, समझौता किया गया किसान से। किससे किया गया भाई, किसान से समझौता हुआ। अब आगे हम देखते हैं इसकी जरूरत क्या पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू की गई। इसलिए क्योंकि जो जमींदारी आपकी व्यवस्था थी या स्थायी व्यवस्था आपकी थी, स्थायी व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए, पहला पॉइंट आपका क्या हुआ, स्थायी व्यवस्था की कमियों को क्या करना था, कमियों को दूर करना था। स्थायी व्यवस्था में की कमियों को दूर करना एक आपका, इसका क्या मतलब, क्या इसका उद्देश्य। और दूसरा यहाँ पर क्या है, राजस्व। एक ही उद्देश्य इनका सबसे ज्यादा होता था कि अधिक से अधिक राजस्व की क्या किया जाए, वसूली किया जाए। और पहली दिक्कत ये क्या थी कि अस्थाई व्यवस्था की जो कमियां थी, तो कमियों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। दूसरी व्यवस्था क्या किया जाए, राजस्व में बढ़ोतरी, राजस्व में क्या किया जाए भाई, बढ़ोतरी किया जाए, राजस्व में बढ़ोतरी किया जाए। दूसरा है उपयोगितावाद को बढ़ावा दिया जाए। अगला आपका क्या हो गया, उपयोगितावाद को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। योगितावाद को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और अधिक से अधिक हम क्या करें, लाभ प्राप्त कर सकें। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की नीति का यहाँ पर क्या किया गया, उपयोग किया गया। और इसके लिए एक व्यवस्था लागू की गई जिसे क्या कहा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की अगर हम बात करें, शुरुआत आपकी कहाँ से होती है। यदि शुरुआत की हम बात करें तो 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में वारा महल आपका है। और ये आपका कैप्टन कौन है, रीड। कैप्टन रीड ने यह व्यवस्था आपकी क्या किया, कैप्टन रीड ने यह व्यवस्था लागू किया। यह व्यवस्था आपकी क्या किया भाई, इन्होंने लागू किया, यह व्यवस्था लागू किया। तो ये हम जान गए भाई, ये व्यवस्था लागू किया किसने, कैप्टन रीड ने। और बाद में एल्फिंस्टन और मुनरो ने
एल्फिंस्टन और मुनरो ने इसे व्यापक आधार प्रदान किया। मुनरो ने इसे क्या किया? व्यापक आधार प्रदान किया, यानी इसको क्या किया? बढ़ावा दिया, व्यापक आधार प्रदान किया। तो ये हम जान गए कि यहाँ पर शुरुआत किसने किया और इसको व्यापक आधार किसने प्रदान किया। तो ये मुख्य बातें, यहाँ से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो व्यापक आधार किसने प्रदान किया, और ये व्यवस्था आपकी तारामहल जैसे आज से शुरू की गई। कैप्टन रीड, और कैप्टन रीड आपके कहाँ पर थे? ये आपका अगर है तो आपका मद्रास आपका हो जाएगा। मद्रास में इन्होंने ये व्यवस्था शुरू किया। एल्फिंस्टन और मुनरो ने इसे क्या किया? व्यापक आधार प्रदान किया। इस व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर विशेषता क्या है? तो विशेषता यहाँ पर ये है कि विशेषता क्या है? तो विशेषता यहाँ पर है ये कि इस व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन बना? भूमि का मालिक वंशानुगत रूप से कौन बन गया? वंशानुगत किसान आपके बन गए। कौन बन गए भाई? किसान। किसान वंशानुगत इसलिए कहा गया कि ये किसान अपनी भूमि को बेच भी सकते थे, किसान अपनी भूमि को गिरवी भी रख सकते थे। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि भूमि का मालिक कौन बना? किसान के साथ समझौता हुआ, भूमि का मालिक किसान बना, वंशानुगत किसान। और ये अपनी जमीन को क्या कर सकते थे? बेच सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। ये अपनी भूमि को क्या कर सकते थे? गिरवी भी रख सकते थे। ये व्यवस्था, और इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के भूभाग का, ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर? तो कुल भूभाग के 51% भाग पर यह व्यवस्था आपकी क्या थी? लागू थी। 51% भाग पर यह व्यवस्था आपकी क्या थी? भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। ये व्यवस्था आपकी क्या थी? लागू थी। जैसे आपका आगे हम देखते हैं कि कहां कहां पर ये व्यवस्था आपकी चल रही थी, किन किन राज्यों में ये व्यवस्था आपकी क्या है? चल रही थी। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये व्यवस्था आपका हो गया, जैसे आपका हो गया मुंबई। कौन सा हो गया आपका भाई? मुंबई हो गया। जैसे आपका हो गया मद्रास, आपका हो गया मद्रास, अभी आप देख ही रहे, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। और इसी प्रकार से ये आपका कुर्ग आपका जिला कहाँ पर हो गया? कर्नाटक हो गया। कुर्ग कर्नाटक। तो मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, कुर्ग कर्नाटक हो गया। और कुर्ग कर्नाटक पूर्वी बंगाल में भी ये व्यवस्था आपकी लागू थी। पूर्वी बंगाल और आपका असम में ये व्यवस्था आपकी क्या थी? लागू थी। तो ये आपका 51% भूभाग, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक भाग पर यह व्यवस्था क्या थी? फैली थी। सर्वाधिक भाग पर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी? तो सर्वाधिक भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। चलिए भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी क्या थी? लागू थी। और यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए लगान, तो यहाँ पर जो लगान था, कुल मिलाकर लगान की दर ऊंची थी, और लगान 1/2% था। यानी कुल उत्पादन का कितना हो गया अगर पूछा जाए, तो कुल उत्पादन का अधिकतम कितना हो जाता था? 1/2% यहाँ पर लगान क्या करते थे? वसूल किया करते थे। ये व्यवस्था आपकी हो गई कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो आपसे बार बार प्रश्न पूछता है, कहाँ ये लागू की गई, किन क्षेत्रों में व्यवस्था फैली थी, कितने प्रतिशत भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई, यहाँ पर समझौता किससे किया गया? किसान से। और इसका लाभ यहाँ पर क्या होता है? लाभ ये होता है इस व्यवस्था का, अब लाभ देख लेते हैं। लाभ ये हुआ कि भूमि सुधार हुए। क्या हुए? भूमि सुधार। क्योंकि यहाँ पर किसानों का अधिकार था भूमि पर, तो भूमि सुधार हुए। और सर्वाधिक भूमि सुधार आपका कहाँ पर हुआ? ये बंगाल जो आपका है, बंगाल में हुआ। बंगाल में, पूर्वी बंगाल जो आपका दिया गया, तो बंगाल में हुआ यहाँ पर।
और किसान का इन पर क्या था, मालिकाना हक था। मालिकाना क्या था यहाँ पर, मालिकाना हक था, किसान का मालिकाना हक था। और अगर हम यहाँ पर हानि को देख लेते हैं तो लगान की ऊंची दर ने, मुख्य हानि जो आपकी है, लगान की ऊंची दर ने, लगान की ऊंची दर ने कृषकों की कमर को तोड़ दी। हमने कहा कि ऊंची दर ने कृषकों की कमर को क्या किया, तोड़ दिया। कमर को क्या किया भाई, तोड़ दिया। और यदि कभी अकाल भी पड़ गया, जबकि इसमें व्यवस्था की गई थी अकाल पड़ने पर, यानी व्यवस्था क्या की गई थी कि आपका 30 वर्ष पर क्या किया जाएगा, 30 वर्ष पर फिर पैमाइश आपकी होगी, और उसी आधार पर, पैमाइश के आधार पर क्या किया जाएगा, पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाएगा, लगान का निर्धारण। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार जब ऊंची दर पर लगान प्राप्त हो गया तो अधिक से अधिक ब्रिटिश सरकार लाभ प्राप्त करने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया भाई, 30 लगान का निर्धारण किया जाएगा 30 वर्ष के आधार। 30 वर्ष पर फिर क्या किया जाएगा, पैमाइश किया जाएगा और लगान का नए तरीके से निर्धारण किया जाएगा। तो ये हो गई व्यवस्था आपकी रैयतवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारी अगली जो व्यवस्था है वो आपकी है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था लगान की, ये आपकी क्या है, महालवाड़ी में आपने देखा होगा, महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब क्या हो गया, गांव। तो यहाँ पर जो समझौता आपका हुआ, महाल या गांव से हुआ, गांव समूह से हुआ, गांव समूह से। और लगान की वसूली जो आपके करेंगे, लगान की वसूली जो करते थे, लगान की वसूली आपके करेंगे मुखिया गांव के क्या होंगे, गांव के मुखिया होंगे, या हम इन्हीं को कह सकते हैं मुखिया कहकर लम्बरदार कह सकते हैं। लम्बरदार क्या करेंगे, वसूली करेंगे। या आपके सरकारी कर्मचारी, सरकारी क्या होंगे, कर्मचारी लगान की यहाँ पर क्या करते थे, वसूली करते थे। और ये महालवाड़ी व्यवस्था जो आपकी है, महालवाड़ी व्यवस्था, ये आपका किसने लागू किया, कब लागू किया, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले इस व्यवस्था के प्रणेता आपके कौन बनते हैं, प्रणेता बनते हैं हाल्ट मैकेंजी। कौन बनते हैं भाई, हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था के क्या हैं, प्रणेता हैं। यानी ये व्यवस्था सबसे पहले किसने सुझाव दिया, हाल्ट मैकेंजी ने सुझाव दिया। हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू करने का क्या दिया, सुझाव दिया। और बाद में जेम्स टॉमसन और मार्टिन वर्ड ने, जेम्स टॉमसन और कौन हो गए, मार्टिन वर्ड ने इसे क्या किया, व्यापक आधार प्रदान किया। व्यापक क्या करते हैं भाई, ये आधार प्रदान करते हैं। तो ये हो गया आपका आधार प्रदान करते हैं। अब ये व्यवस्था कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी, तो ये कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर, तो कुल भूभाग के ये 30% भाग पर क्या थी, 30% भाग पर लागू थी। अब आगे अगला ये है कि लगान आपका कितना, तो जो लगान आपका था, लगान आपका 30% से लेकर, लगान आपका हो गया, लगान आपका हो गया 33% से लेकर 66% तक लगान वसूल किया जाता था। लगान वसूल किया गया, लगान वसूल किया गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी। ये व्यवस्था आपकी हो गई पंजाब। ये व्यवस्था कहाँ हो गई, पंजाब हो गई। मध्य प्रांत आपका हो गया, कौन सा हो गया, मध्य प्रांत आपका हो गया। संयुक्त आपका प्रांत जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत आपका हो गया।
इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था आपकी क्या थी, लागू थी। पंजाब, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और यह व्यवस्था आपकी क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भी लगान की ऊंची दर थी और इस लगान की ऊंची दर के कारण किसानों को यहाँ भी क्या होता है, हानि होती है। और यहाँ पर महाल यानी एक गांव समूह आपका इकट्ठा करके इस कोष में जमा करते थे और जमा कराते गांव के मुखिया लम्बरदार आपके होते थे और सरकारी कर्मचारी के माध्यम से कोष में धन क्या होता था, जमा किया जाता था। तो ये हो गया आपका। आगे हम चलते हैं, एक व्यवस्था हम और जान लेते हैं और वह व्यवस्था आपकी कहलाती है तालुकादारी व्यवस्था। तालुकादारी व्यवस्था, तालुकादारी व्यवस्था। और तालुकादारी जो व्यवस्था है, तालुका का मतलब हो गया कि कई गांव, तालुका का मतलब क्या होता है, कुछ गांव मिलकर, कुछ गांव से आपका बनता है तालुका। कुछ गांव से मिलकर आपके क्या बनते हैं, कुछ गांव से मिलकर आपका बनता है तालुका बनता है। ठीक है, तालुका आप समझ गए होंगे, कुछ गांव को मिलाकर एक क्या बना, तालुका। और ये जैसे आपके जमींदारी व्यवस्था है, जमींदार तो जमींदार तो ये नहीं, लेकिन ये तालुका के कोई ना कोई एक क्या होते थे, मालिक होते थे। तालुका के क्या होते थे, मालिक होते थे। और ये जो है लगान वसूल कर, लगान वसूल कर, लगान वसूल कर कोष में जमा करते थे। सरकारी कोष में क्या करते थे, कोष में जमा करते थे, कोष में जमा करते थे, जमा करते थे। और ये व्यवस्था आपका अवध में, कौन से क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में लागू थी। अवध क्षेत्र में क्या थी, लागू थी। और अवध आप जानते हैं, अवध में आपका ये व्यवस्था कहाँ पर लागू थी, ये आपका जो अवध क्षेत्र था वहाँ पर कौन सी व्यवस्था लगान वसूली की, तो आपका उत्तर होगा तालुकेदारी व्यवस्था यहाँ पर क्या थी, लागू थी। कई गांव से मिलकर एक आपका क्या बनता है, तालुका बनता है। और 30 वर्ष की यह व्यवस्था थी। अगला एक और पॉइंट है, यह व्यवस्था कितने वर्ष के लिए, 30 वर्ष की यह व्यवस्था थी। 30 वर्ष की ये क्या थी, व्यवस्था थी। कितने वर्ष तक के लिए, 30 वर्ष के लिए ये व्यवस्था थी। तो आप समझ गए होंगे कि कितने वर्ष के लिए व्यवस्था, 30 वर्ष के लिए ये व्यवस्था थी। और यहाँ पर तालुकेदार को क्या फायदा होता था, जैसे जमींदारी में हमने अभी देखा कि 1/11 भाग वो रखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये अपनी मेहनताना जो था, न्यूनतम अंश मेहनत का, मेहनत का मतलब वसूल करने के एवज में, वसूल करने के एवज में कुछ धन ये क्या करते थे, एवज में कुछ धन अपने पास रख लेते थे। कुछ धन क्या करते थे, अपने पास रख लेते थे, पास रख लेते थे। तो ये हो गया आपका तालुकेदारी व्यवस्था। ये कहाँ पर लागू थी, अवध में ये व्यवस्था लागू थी। ये था ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, जिसको हम आपको एक क्रम से सिस्टम से हमने आपको पढ़ाने की कोशिश किया। और यहाँ से जो भी आपके प्रश्न आते हैं वो सब बताने की हमने कोशिश किया। और ये उम्मीद भी रखते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि पसंद आपको आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर इसी समय पर कल हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।